तो सेंटर्स ऑफ अ ट्रायंगल, मैं नेक्स्ट थर्ड वन क्या है, एक्स सेंटर। थर्ड पढ़ेंगे हम लोग एक्स सेंटर्स। डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में पढ़े थे जो याद हो गया। सेंट्रॉइड था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इन सेंटर था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रायंगल एंगल बाइसेक्टर्स। अब बात करें एक्स सेंटर्स। एक्स सेंटर है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, वन इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड टू एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स। एक इंटरनल एंगल और दो एक्सटर्नल एंगल्स के बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो होता है एक्स सेंटर। और एक नहीं, तीन एक्स सेंटर होते हैं, इसलिए नाम क्या है, एक्स सेंटर्स। देखिए ऐसे एक ट्रायंगल एबीसी था, इन साइड्स को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। एक एंगल, इस एंगल का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालिए, और ये जो बी एंगल है उसका एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल हुआ, इसका एंगल बाइसेक्टर। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये पहला एक्स सेंटर है। ऐसे ही बी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर निकालिए और सी और ए का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, ये दूसरा एक्स सेंटर होता है आई। ऐसे ही सी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और ए और बी का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है I3। कितने एक्स सेंटर्स मिलते हैं, तीन। ये थ्री एक्स सेंटर्स हैं। वर्टाइसेस x1 y1, x2 y2, x3 y3, वही जो पिछली क्लास में लिखा था। इसके अपोजिट साइड ये a, ये b, ये c। जो है सर, जो ये तीन पॉइंट्स हैं इनसे जो ट्रायंगल बने हैं, मतलब सर वो जो ये ऐसे ट्रायंगल बने हैं ये I3, I1 और I2 पे सर कॉन्ग्रुएंट होंगे ना ABC से? I1, I2, I3, हाँ ये एक ही लाइन पे होंगे। I1 I2 को करोगे या I2 I3 ज्वाइन करोगे तो ये इसी लाइन पर A आएगा। ठीक है, नहीं सर मैं कह रहा हूँ जैसे सर एक ट्रायंगल है I3A और B, सर मतलब जो लेफ्ट साइड पे I3A और B। हाँ तो सर ये कॉन्ग्रुएंट होगा ना ABC से? नहीं, किसी और से कॉन्ग्रुएंट नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में। इन सेंटर आई का कोऑर्डिनेट जो पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। बस a के प्लेस पर माइनस a करोगे तो ये x सेंटर आ जाएगा, b के प्लेस पे माइनस b करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट्स ऑफ x सेंटर्स लिखेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ x सेंटर्स, पहला I1 क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ऐसे ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। यही नहीं, ये नहीं है, ये तो एक्स सेंटर थोड़ी लिखा मैंने, ये तो इन सेंटर लिखा है। कहां माइनस करना है, ए पे माइनस कर दो, यहां पे माइनस, ये इन सेंटर लिखा था, ए की जगह पे माइनस ए कर दिया तो यही I1 है। ए के जस्ट अपोजिट वाला बी वाला चाहिए तो बी के प्लेस पे माइनस बी के लिखोगे। I2 का क्या होगा, ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 अपॉन a माइनस b प्लस c। ऐसे ay1 माइनस by2 प्लस cy3 अपॉन a माइनस b प्लस c। इसी तरह से I3 थर्ड एक्स सेंटर, ax1 प्लस bx2 माइनस cx3 अपॉन a प्लस b माइनस c। ay1 प्लस by2 माइनस cy3 अपॉन a प्लस b माइनस c। सिमेट्री, सी के अपोजिट माइनस सी करना है। इस फॉर्मूले से आप एक्स सेंटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगली बात करते हैं हम लोग किसकी, आर्थो सेंटर की। दो और सेंटर मिलेंगे आपको, आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे हम लोग आर्थो सेंटर। लिखेंगे सभी लोग आर्थो सेंटर।
क्या है ये ऑर्थोसेंटर? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes ऑफ अ ट्रायंगल। altitudes का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वही ऑर्थोसेंटर होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes is known as ऑर्थोसेंटर। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ altitudes ये होगा ऑर्थोसेंटर। अब altitudes क्या है बनाते हैं डायग्राम। देखिए यहाँ ले लेते हैं, ये ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी। अल्टीट्यूड मतलब इस पॉइंट वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल, ये एडी क्या है अल्टीट्यूड। ऐसे बी से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर डाली, ये बीई क्या है अल्टीट्यूड। सी से इस पे परपेंडिकुलर डाली, ये सीएफ क्या है अल्टीट्यूड। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये है ऑर्थोसेंटर। ये ए डी, डी मिड पॉइंट नहीं है बीसी का, ई मिड पॉइंट नहीं है एसी का। ठीक है, ऑर्थोसेंटर के लिए भी फॉर्मूला है, लेकिन हम फॉर्मूले से जनरली कैलकुलेट नहीं करते हैं ऑर्थोसेंटर को। उसके लिए दूसरे मेथड्स हैं, उनसे हम जाएंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है वो लिख लेते हैं, क्योंकि बाकी सब में भी फॉर्मूला लिखा है, तो इसमें भी देखिए क्या फॉर्मूला होगा। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को लिखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थोसेंटर, ऑर्थोसेंटर विल बी इक्वल, ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये है x कोऑर्डिनेट, ये क्या है x कोऑर्डिनेट, x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए क्या लिखें, y1 tan a प्लस y2 tan b प्लस y3 tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c अपॉन tan a प्लस tan b प्लस tan c। ये है ऑर्थोसेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। एक और सेंटर है सर्कमसेंटर, उसको देखते हैं। ऑर्थोसेंटर इन जनरल हम ये फॉर्मूले से नहीं कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा मिलती है। दूसरे क्या मेथड है उसको कैलकुलेट करने के, वो सर्कमसेंटर के बाद में आपको बताता हूँ किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ऑर्थोसेंटर एज सच इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको कैलकुलेट करने के लिए दूसरे मेथड्स ज्यादा आसान रहेंगे। सर्कमसेंटर, लास्ट है सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of sides, point of intersection of perpendicular bisectors of sides, that is known as circumcenter। ये एक ट्रायंगल ABC है, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर इस साइड के परपेंडिकुलर हो और इसे बाइसेक्ट करे, इस साइड पे परपेंडिकुलर हो इसे बाइसेक्ट करे, और ऐसे ही साइड पे परपेंडिकुलर हो इसे बाइसेक्ट करे। ये आगे जाकर के वर्टेक्स से पास हो ऐसा जरूरी नहीं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट मतलब इस साइड के मिड पॉइंट से पास हो रहा है, ये BD बराबर DC है और इसके परपेंडिकुलर, ऐसे ये CE बराबर EA है और ये इसके परपेंडिकुलर, समझ रहे? तो वो जहां जाके इंटरसेक्ट करते हैं उसे कहते हैं सर्कमसेंटर। दूसरी डेफिनेशन भी होती है इसके लिए, सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल, सेंटर ऑफ
सरकम सर्कल का जो सेंटर हो। अब देखिए इसका सेंटर, ये सेंटर ले ले और ये रेडियस ले ले, इससे किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस, ये अगर रेडियस है, इसे सेंटर और इसे रेडियस लेकर के अगर एक सर्कल बनाए तो वो तीनों वर्टेक्स से पास होता है। किससे पास होगा? तीनों वर्टेक्स से पास होगा, ए से, बी से और सी से। उस तरह के सर्कल को हम क्या कहते हैं? सर्कम सर्कल। और उसका ये सेंटर है, इसलिए सर्कम सेंटर। इसकी तीनों से डिस्टेंस बराबर होगी, क्योंकि ये सेंटर है, ये क्या होगी? रेडियस। एक एस इज सर्कम सेंटर, जहां के डायग्राम में है a triangle ABC, then SA will be equal to SB is equal to SC। ये तीनों इक्वल होंगे और इसी को हम क्या कहेंगे? रेडियस, सर्कम रेडियस। एक मेथड ये भी है सर्कम सेंटर निकालने का। जब तीनों वर्टेक्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2, मान लीजिए वर्टेक्स ऐसे दिए हैं 2,1 -3,7 5,8, ऐसे तीन वर्टेक्स दिए और आपसे कहा गया इसका सर्कम सेंटर होगा। सर्कम सेंटर आपने अल्फा और बीटा अज्यूम कर लिया, ये डिस्टेंस फार्मूला से निकालो। इन दोनों को दो इक्वेशन सॉल्व करोगे तो अल्फा और बीटा आ जाएगा, उससे आ जाएगा आपके पास सर्कम सेंटर। ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स का भी फार्मूला है इसमें, जैसे आर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट का फार्मूला है, वैसे ही सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट का भी फार्मूला है। लेकिन ये दोनों ही फार्मूले जो कोर्स में पढ़ा आपने, आर्थो सेंटर या सर्कम सेंटर, इन जनरल हम लोग यूज नहीं करते, कैलकुलेशन ज्यादा होती है। लेकिन फार्मूला देख ले, अगर डायरेक्ट फार्मूले के फॉर्मेट में तो आप ये पहचान सकते हैं कि ये सर्कम सेंटर का फार्मूला है। फार्मूला क्या है? x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c कम, ये x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c अपॉन sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर। ठीक है, ये सर्कम सेंटर है, ये आर्थो सेंटर। नोट कर लीजिए, फॉर्मूला इन दोनों में ही हमें नहीं यूज करना है, इसको यूज करने का मेथड अब हम पढ़ने जा रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको, फिर कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। क्वेश्चन में वर्टिसेस दिए हैं और आपसे कहा गया आर्थो सेंटर बताओ या सर्कम सेंटर बताओ, तो फॉर्मूला लगाने से पहले आप देखें डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लें। कौन सी? साइड्स की लेंथ, वर्टिसेस के बीच की डिस्टेंस ए बी सी दिया है, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ए बी बी सी सी ए, ये तीनों डिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। ये तीनों अगर बराबर आए तो क्या होगा? ट्रायंगल इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? जितने सेंटर होते हैं एक्स सेंटर को छोड़ के, एक्स सेंटर तो बाहर होता है, बाकी ये जो सेंटर्स होते हैं कौन से? इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सर्कम सर्कल सेंटर और आर्थो सेंटर, ये सब कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पे आते हैं। इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड आर्थो सेंटर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब एक ही पॉइंट पे मिल जाता है, तो चारों सेंटर एक ही पॉइंट पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा देख सकते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? ए बराबर बी बराबर सी हो गया, तो सब जगह आपने sin 2a sin 2a sin 2a लिखा, sin 2a लिखा, वो कॉमन हुआ, कैंसिल हो गया।
x1 प्लस x2 प्लस x3/3 आ गया। मतलब सबसे आसान वाला आप सेंटर निकाल दो, सेंट्रॉइड सबसे आसान है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, वही आपको क्या मिल जाएगा, इन सेंटर भी वही होगा, आर्थो सेंटर भी वही होगा, सेंट्रॉइड भी वही होगा, सर्कम सेंटर भी वही होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो तो ऐसा। आइसोसेलेस में बस आप बता सकते हैं एक लाइन में होंगे, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल centroid in center circumcenter and orthocenter are collinear। ये एक लाइन में तो होते हैं लेकिन कोइंसाइड नहीं करेंगे, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। बस ये बता सकते हैं आप कि ये सभी एक लाइन में मिलेंगे। थर्ड, आपने ये साइड्स की लेंथ निकाली, ए बी बी सी सी है, तीनों बराबर आ गए तो इक्विलेटरल आसान हो गया। तीनों बराबर नहीं आए मान लीजिए, लेकिन ऐसा आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर आ रहा है, मतलब पाइथागोरस लग जा रही, तो क्या कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पता चलेगा, ए बी कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं, क्या, आर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर। इन सेंटर और सेंट्रॉइड तो पहले ही निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए क्या होगा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ये ए बी सी, मान लीजिए 90 डिग्री यहाँ बी पे आ रहा है। आर्थो सेंटर, आर्थो सेंटर कहाँ होता है, आर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स, वो वर्टेक्स ही होता है at which right angle is found। जहां पे राइट एंगल बन रहा होता है वो वाला वर्टेक्स ही आर्थो सेंटर है। तो ये पॉइंट बी ही इसका आर्थो सेंटर। एंड सर्कम सेंटर, इसका सर्कम सेंटर क्या है, इस ट्रायंगल का सर्कम सेंटर देखेंगे तो दैट इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। एसी ये हाइपोटेन्यूज है, इसका जो मिड पॉइंट होता है वो है, एंड सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। क्यों होता है ऐसा, अब कोई कहे कि क्यों है आर्थो सेंटर वहां, आप तो जहां मन है वहीं बोल देते हैं ये है, हम क्यों मान लें। आर्थो सेंटर देखिए, आर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड। अल्टीट्यूड मतलब यहां से दूसरी साइड पे परपेंडिकुलर डालो, इस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो यही तो आएगा, और यहां से जब इस साइड पे परपेंडिकुलर डालोगे तो ये आएगा, और इससे परपेंडिकुलर ये मिला तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये मिल गया। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज आर्थो सेंटर। तो आर्थो सेंटर वो वर्टेक्स है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है। अब बात करें कि सर्कम सेंटर ऐसा क्यों हुआ। सर्कम सेंटर ऐसा इसलिए हुआ, देखिए सर्कम सर्कल का सेंटर होता है, सर्कम सर्कल क्या होता है, जो तीनों वर्टाइसेस से पास हो। ये बताओ 90 डिग्री एंगल कहां मिलता है, सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल मतलब ये एसी क्या हुआ, डायमीटर, डायमीटर तो इसका मिड पॉइंट क्या होगा, सेंटर, तो वही सर्कम सेंटर है इनका मिड पॉइंट, इससे तीनों डिस्टेंस बराबर होगी, इसलिए सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज होता है। क्यों होता है, क्लियर। क्लियर हुई थोड़ी सी बात। अब बात करते हैं नेक्स्ट के पॉइंट इसमें। अब आपने देखा कि इक्विलैटरल है, आसान हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, आसान हो गया, लेकिन दोनों नहीं आए तो क्या करें। तो भी एक और चीज ऑब्जर्व कीजिए, आर्थो सेंटर दिया है, सर्कम सेंटर और सेंट्रॉइड तो आप कैलकुलेट कर लोगे तो आप सर्कम सेंटर निकाल सकते हो, या सर्कम सेंटर दिया है तो आर्थो सेंटर निकाल सकते हो। एक और पता होना चाहिए तो दूसरा कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे, इन एवरी ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल आर्थो सेंटर
आर्थो सेंटर को लेटर जो ओ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड तो जी से रिप्रेजेंट कर, एंड सरकम सेंटर, सरकम सेंटर यहां पे मैंने इसको सी से रिप्रेजेंट किया। आर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर आर कोलिनियर। सभी ट्रायंगल में ये प्रॉपर्टी होती है। आइसोसेलेस में तो इसके साथ साथ इन सेंटर भी आ जाता है कोलिनियर में, लेकिन बाकी कोई भी ट्रायंगल हो, सभी ट्रायंगल में ये 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं। कौन कौन से? आर्थो सेंटर एक ही लाइन पे मिल जाएंगे, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर, एंड सेंट्रॉइड डिवाइड्स, सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन ज्वाइनिंग आर्थो सेंटर and circumcenter in the ratio 2:1 internally. Artho center, centroid, circumcenter कोलिनियर होंगे, ठीक है। और सेंट्रॉइड हमेशा डिवाइड करेगा किस रेशियो में? 2:1 की रेशियो। याद रखने हर पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चंस में यूज होता है, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉइंट है, याद रखें सभी को। बाकी याद करने का भी एक तरीका है, लेकिन वो तरीका भी पता होना चाहिए तब बात है। OGC है तो इसमें मैं एक वर्ड लेटर और इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, ONGC। ONGC एक ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसका फुल फॉर्म है, ऑयल कंपनी है काफी बड़ी। तो जी के इधर 2 लेटर्स हैं और इधर 1 लेटर है, तो उससे आप याद रख सकते हो 2:1 का रेशियो। O आर्थो सेंटर से, जी सेंट्रॉइड से हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, सरकम सेंटर को यहाँ सी लिया। कोई प्रॉब्लम? चलो और क्वेश्चंस करते हैं। पहले और पॉइंट बताने से पहले आपको एक दो क्वेश्चंस करा देता हूं, फिर पॉइंट बताते हैं, ठीक है। लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, इफ x1, x2, x3 are roots of x cube minus 3px square plus 3qx minus 1 is equal to 0, then find centroid of a triangle whose vertices are x1, 1 upon x1, x2, 1 upon x2 and x3, 1 upon x3. कैलकुलेट करिए सभी लोग। x1, x2, x3 इस क्यूबिक के रूट है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड जिसके वर्टाइसेस क्या है? x1 1 upon x1, x2 1 upon x2, x3 1 upon x3। करें कैलकुलेट और बताएं आंसर। सर P, Q। P, Q सही है। वेरी गुड, P, Q ये आंसर आएगा इसका। आदित्य राय, P, Q। सेंट्रॉइड का क्या फॉर्मूला है? x1 plus x2 plus x3 by 3, इसके रूट हैं, तो हम यहां से बता सकते हैं x1 plus x2 plus x3 सम ऑफ रूट्स क्या होगा?
माइनस टाइम्स b बाई a, तो माइनस ऑफ माइनस 3p अपॉन 1, दैट विल गिव यू 3p। ऐसे x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1 लिखना हो तो वो क्या होगा 3q, और x1 x2 x3 लिखना हो तो माइनस ऑफ माइनस 1 1, ये है ना। अब बताइए सेंट्रॉइड क्या फॉर्मूला हुआ, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, कमा 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 अपॉन 3, बराबर। x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना है 3p अपॉन 3, मतलब p, इसमें एलसीएम लोगे तो x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस x3 x1, इसकी वैल्यू कितनी हुई 3q अपॉन 3 इंटू x1 इंटू x2 इंटू x3 वैल्यू, यहां देखो 1, कितना आ गया p कामा q, ये आंसर है इसका p कामा q। कोई डाउट इसमें? फर्स्ट में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC are A, B and C, D. Let this be A, B, C, D. If vertex A is x1, y1, then find coordinates of midpoint of साइड BC। BC जो साइड है उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें। करें कैलकुलेट, आर्थो सेंटर दिया हुआ है A, B, सर्कम सेंटर CD, A x1 y1 दिया है, BC के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करें। बनाए इसे, नोट कर लीजिए सभी पॉइंट्स, कोई डाउट है तो बताएं, और इस क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। Sir, alpha equal a plus 2c minus x1 upon 2, beta b plus 2d minus y1 upon 2. अल्फा बीटा आपने पॉइंट ले लिए हैं मिड पॉइंट, यही ना बीसी के, क्यों बेटा ए बी सी है तो बीसी के मिड पॉइंट को अल्फा बीटा आपने अज्यूम कर लिया, और ये अल्फा बीटा की वैल्यू आप बता रहे हैं। Yes, sir. ठीक है, सही है। तो यह है ए बी सी एक ट्रायंगल है, हमें कैलकुलेट करना था बीसी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन में लिखा है आर्थो सेंटर क्या है, ए कामा बी, ये है आर्थो सेंटर। फिर सी कामा डी, ये क्या है सर्कम सेंटर, और यहां बीच में कहीं क्या है सेंट्रॉइड जी। दो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फार्मूला से जी के भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो, कैसे 1 into a प्लस 2 into c, मतलब a प्लस 2c अपॉन 3, और ऐसे 1 into b, b प्लस 2b अपॉन 3, ये सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड इस पे भी होता है मीडियन के ऊपर, मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होता है। ए दिया है क्वेश्चन में x1 y1, और जो सेंट्रॉइड होता है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, ये बताया था आपको। सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो यहां से भी सेंट्रॉइड निकाल सकते हो।
इस सेक्शन फॉर्मूला से, इससे सेंट्रोइड क्या आएगा, मीडियन एसी एडी से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू एल्फा अपॉन 1 प्लस 2 3, ऐसे ही 1 इंटू y1 प्लस 2 इंटू बीटा अपॉन 3, ये दोनों ही सेंट्रोइड आए। सेंट्रोइड एक तो आर्थो सेंटर सर्कम सेंटर वाले से आए और एक इस मीडियन से आए, दोनों सेम पॉइंट ही तो आए, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, इक्वल करेंगे तो x कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, y कोऑर्डिनेट को इक्वल करेंगे, देयरफॉर a प्लस 2c अपॉन 3 इज इक्वल टू x1 प्लस 2 अल्फा बाई 3, ये कैंसिल, यहां से अल्फा कितना आ गया, a प्लस 2c माइनस x1 अपॉन 2, ऐसे एंड b प्लस 2d बाई 3, ये बराबर कितना होगा, y1 प्लस 2 बीटा बाई 3, ये कैंसिल, तो यहां से बीटा आ गया b प्लस 2d माइनस y1 अपॉन 2, नोट कर ले, ये अल्फा और ये बीटा यही मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे, तो d के कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे। नोट कर लीजिए, और क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले कुछ और पॉइंट बताते हैं, कोई दिक्कत है इसमें तो पूछिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में कोई डाउट है, मतलब क्लियर है। देखते हैं पॉइंट नंबर 1 और मतलब डिफरेंट पॉइंट्स। If P is a point inside a triangle such that it divides the triangle into 3 equal parts, मतलब 3 इक्वल रीजन में अगर ये डिवाइड करता है, then what will be P? P क्या होगा, देखो, if P is a point inside triangle which divides triangle in 3 equal parts, that is area of triangle PAB बराबर ट्रायंगल PBC बराबर ट्रायंगल PCA, ये तीनों रीजन्स का एरिया इक्वल हो, तो ऐसा पॉइंट P कौन सा पॉइंट होगा, then P will be, बोलो, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल, तो वो कौन सा पॉइंट होता है, सेंट्रॉइड। अगर आपसे कहा जाए कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये तीनों एरिया इक्वल हो, तो पॉइंट कौन सा है, सेंट्रॉइड, ठीक है। जेई में आ चुका है क्वेश्चन कि P पॉइंट था, ये वर्टाइसेस दिए हुए थे, ये तीनों एरिया इक्वल है, पॉइंट P कैलकुलेट करना था, तो आप बस सेंट्रॉइड निकालोगे, आंसर आ गया, जिसके पॉइंट पता है, अदरवाइज आपको एरिया वगैरह कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एरिया की बात हुई है तो हम यहाँ एरिया की बात कर लेते हैं, किसी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल विथ वर्टाइसेस A x1 y1 B x2 y2 and C x3 y3 will be, जिसके वर्टाइसेस ये हैं, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x3 2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यह आएगा मॉड लगा लें, क्योंकि एरिया है यहाँ मॉडुलस का साइन लगाएं, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होगा। ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के, जिसके वर्टाइसेस हमें पता है x1 y1 x2 y2 x3 y3, पहले x1 लिखना है, फिर y2 माइनस y3 लिखना है, उसके y कोऑर्डिनेट नहीं लिखने दूसरे के, फिर x2 सिमेट्री से y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है। बेसिक पॉइंट है,
बहुत सारे पॉइंट्स बेसिक्स हैं। अच्छा, इस एरिया को लिखने का एक और भी तरीका है जिसे हम कहते हैं डिटरमिनेंट मेथड। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है 1/2 टाइम्स, ऐसे लिखें x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। दो वर्टिकल लाइन के बीच में ये लिखा है मैंने, इसे कहते हैं डिटरमिनेंट। इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। क्या होता है डिटरमिनेंट अभी देख लेते हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरा ही मेथड है, मतलब ऐसे लिखिए, इस तरह से लिखिए, या ऐसे भी डिटरमिनेंट है x1 y1 x2 y2। पहले फर्स्ट पॉइंट लीजिए, फिर सेकंड पॉइंट लिखिए, फिर थर्ड लिखिए, फिर फर्स्ट। ये क्या है? 2 ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट। ये ऑर्डर 3 की है, 3 रो है और 3 कॉलम्स है, और यहाँ 2 रोज है 2 कॉलम्स है, ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट। तो बात करते हैं डिटरमिनेंट यहाँ पर थोड़ी सी। डिटरमिनेंट क्या होता है? इसे कहते हैं डिटरमिनेंट का सिंबल डिटरमिनेंट। ठीक है, जैसे कि ए बी सी डी लिखा हो तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है आपको, ए डी, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस बी सी। ये इस डिटरमिनेंट की वैल्यू है, ये इसके बराबर होगा। दिस इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 मतलब जिसमें 2 रोज हो और 2 कॉलम हो। इन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं। ये फर्स्ट रो, ये है सेकेंड रो, और इसे कहते हैं वर्टिकली अगर चले तो इसे कहते हैं कॉलम। ये है पहला कॉलम, फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम। इस तरह से लिखे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा इक्वल होते हैं डिटरमिनेंट में। नंबर ऑफ रोज विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऑर्डर 2 बोला गया मतलब 2 रोज 2 कॉलम्स। ऑर्डर 3 मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसको एक्सपेंड करोगे क्या आएगा? जैसे इसको एक्सपेंड करोगे क्या आएगा? x1 y2 माइनस x2 y1, x2 y3 माइनस x3 y2, x3 y1 माइनस x1 y3। ये वैल्यू इसी के बराबर है, मल्टीप्लाई करके देख सकते हो आप। अब ऑर्डर 3 की डिटरमिनेंट क्या होती है? और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, वैसे डिटरमिनेंट भी एक टॉपिक है 12th के सिलेबस में, एनसीईआरटी में, ठीक है। और डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 चाहे मान लीजिए ऐसे डी से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको, A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ये एक डिटरमिनेंट है। ऑर्डर 3 मतलब 3 रोज है और 3 कॉलम्स। इसकी भी एक वैल्यू है, क्या है वैल्यू? इसको एक्सपेंड करेंगे तो आएगा, किसी भी एक रो या एक कॉलम के अलावा एक्सपेंड करना है। ऐसे देखिए A1 लिखिए इनटू जिस कॉलम में ये है A1 और जिस रो में है उसके एलिमेंट को छोड़ दीजिए, बाकी ये लिखिए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए, क्या आएगा? B2 C3 माइनस B3 C2। पहला लिखना A1 इंटू, फिर माइनस B1 इंटू इस कॉलम को छोड़िए, इस रो को जिसमें ये B1 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए A2 C3 माइनस A3 C2 प्लस नेक्स्ट है C1 इंटू इस कॉलम और इस रो को छोड़ना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे A2 B3 माइनस A3 B2। दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ऐसे ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, क्या आएगा? x1 इंटू y2 इंटू 1, y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 माइनस x2 इंटू इसको छोड़ोगे, इसे छोड़ोगे, किसी भी एक कॉलम है y1 इंटू माइनस y3, माइनस मल्टीप्लाई करोगे अंदर वही y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू इस रो और इस कॉलम को छोड़ोगे y1 माइनस y2। ये सेम वैल्यू आएगी। ये ऑर्डर 3 है, ये ऑर्डर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है।
ये फॉर्मूला तो आपको पता है, बता दिया मैंने। लेकिन अगर क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, उसको आप छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हो, या फिर ये जो थर्ड वाला फॉर्मेट लिखा है, अगर वो फॉर्मेट लिखते हो तो डायरेक्ट भी एरिया निकाल सकते हो। ये तो ट्रायंगल का एरिया लिखा था, अगर ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखना हो तो देखेंगे कैसे लिखेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको, कोई डाउट है तो बताइए। इस स्टेप तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। फिर हम लोग ऑर्डर थर्ड, ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 को देखो कैसे एक्सपेंड करते हैं। किसी भी एक रो या एक कॉलम के नाम एक्सपेंड कर सकते हैं। पहले लिखिए A1, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दीजिए, बाकी जो लिखे हैं उन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है, B2C3 माइनस B3C। ऐसे ही फिर नेक्स्ट टर्म पे जाइए, माइनस B1, फिर इस कॉलम को इस रो को छोड़िए, बाकी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखिए A2C3 माइनस A3C। ऐसे ही अगले वाले में, ठीक है। ये है ऑर्डर 3। ऐसे एक्सपेंड करते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। डिटरमिनेंट, जितनी भी डिटरमिनेंट है उसको एक्सपेंड करके वो एक वैल्यू के बराबर है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं डिटरमिनेंट की, वो बाद में हम लोग फिर देखेंगे। और प्रॉपर्टीज है, अगर दो रो या दो कॉलम सेम हो गए तो वैल्यू 0 हो जाती है डिटरमिनेंट की। दो रो सेम है या दो कॉलम सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 0। एक रो के सभी एलिमेंट 0 है या एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 है तो वैल्यू 0 होती है, ठीक है। वो भी पॉइंट्स फिर बाद में देखते हैं। यहाँ पर जिसकी जरूरत थी बेसिक, तो वो बेसिक बात बता दी आपको। नेक्स्ट कितने, कौन सा पॉइंट नंबर था? थर्ड था। चलो फोर्थ, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल with vertices A x1 y2, B x2 y2, C x3 y3, D x4 y4 will be। अगर एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया लिखा, देखो ये क्वाड्रिलेटरल है A B C D, आप चाहो तो इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड करो, दोनों का एरिया ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला है, और जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ, ठीक है, फॉर्मूला आप पूछ सकते हो। अच्छे बच्चों को भी बहुत कम लोगों को आता है, मतलब डिफरेंट कोचिंग्स में जो पढ़ रहे हैं। ये फॉर्मूले तो बेसिक हैं, ये सभी जगह बताए जाते हैं। फर्स्ट वाला, ये वाला, थर्ड वाला अलग है, ये अलग है जो बताने जा रहे हैं आपको। 1/2 टाइम्स इसी को करना है, इस फॉर्मेट को लगाइए, x1 y1 x2 y2। पहले लिखना है फर्स्ट पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट, जैसे वहां लिखा फर्स्ट सेकेंड फिर सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड से वापस फर्स्ट पे आना है। ऐसे यहां लिखना है फर्स्ट सेकेंड फिर सेकेंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर वापस फोर्थ से कहां आना है? फर्स्ट पे आना है। बस ये हो गया, मॉड लगा लीजिए बात। ये एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। पेंटागन चाहिए 1 2 2 3 3 4 4 5, फिर 5 से 1 पे आ गया। कोई भी पॉलीगन, एन साइड का पॉलीगन हो तब भी ये लगा देंगे। इसको एक्सटेंड कर देते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन with vertices x1 y1 x2 y2 up to xn yn, n vertex है, n पॉइंट्स है, will be। इसी तरह से लिख सकते हैं, लिख लेंगे आप लोग सिमेट्री से। क्या होगा? 1/2 टाइम्स, पहले ब्रैकेट में मॉड लगाना है, फर्स्ट पॉइंट फिर सेकेंड पॉइंट, फिर सेकेंड पॉइंट और फिर थर्ड पॉइंट, फिर थर्ड और फोर्थ, ऐसे चलते जाएंगे।
कहां गए, फिर आएगा n-1 n, लास्ट तक पहुंच गए, फिर लास्ट से फर्स्ट पे आना है वापस, xn yn से x1 y1। देखिए इस एरिया आप एनी कॉलेज, पेंटागन लिखना हो, क्वाड्रिलेटरल लिखना हो, ट्रायंगल लिखना हो, सबके लिए अपने नोट करिए, नोट कर लें सभी लोग। नेक्स्ट लिखें कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स के कोलिनियर होने की कंडीशन क्या, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो उसके लिए कंडीशन, बहुत सारे तरीके हैं। कोलिनियर मतलब एक लाइन में ए बी सी, ये तीनों एक लाइन में, डिस्टेंस फाउंड लगा सकते हैं, AB प्लस BC बराबर AC आ जाए, उससे मिल जाएगा। देखिए फर्स्ट मेथड ये लिख सकते हैं, if AB प्लस BC बराबर AC आ गया, या अगर C में तो मतलब कोई भी दो डिस्टेंसेस का सम थर्ड के बराबर है, देन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ऐसे कर सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका मतलब सबसे ज्यादा जो यूज होता है उसकी अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो कौन सा यूज होता है कि इन तीनों से एक ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 0, then points A B C are कोलिनियर। तो हम कहते हैं ये तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। तब जब इनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। नोट करिए, कोई भी डाउट है इसमें बताइए। इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखें। देखिए एक पॉइंट्स A0 0B and 1,1 are collinear, then find 1 upon A plus 1 upon B। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर हैं, A0 0,B एंड पॉइंट 1,1, ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो क्या कैलकुलेट करना है, 1/A प्लस 1/B। बनाइए इसको। आदित्य राय 1, ठीक है बेटा, सही है। आदित्य झा भी 1 आ गया, कीर्ति 1, गुड। कोलिनियर है तो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी 0। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 0 होगा। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखोगे, हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 a इंटू b माइनस 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 0, ठीक है, प्लस x3 इंटू x3 1 इंटू क्या लिखोगे, 0 माइनस b, ये बराबर होगा 0। क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया तो यहां से आ गया ab माइनस a माइनस b बराबर 0। तो ab बराबर a प्लस b, इस ab से डिवाइड कर दो तो 1 बराबर 1/a प्लस 1/b। तो 1/a प्लस 1/b पूछा गया क्वेश्चन, दैट इज इक्वल टू 1।
बताएं, कोई डाउट है फर्स्ट में? क्वेश्चन नंबर 2 application. Prove that points B comma C plus A, C comma A plus B, and A comma B plus C are collinear. Prove that these points are collinear. ये पॉइंट्स एक ही लाइन पर हैं, ये प्रूव करो। कोलिनियर है तो एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया क्या हुआ 1/2 टाइम्स x1 इंटू y2 माइनस y6, तो मेरा b इंटू क्या लिखोगे y2 a प्लस b माइनस b प्लस c प्लस x2 इंटू c इंटू y3 माइनस y, तो b प्लस c माइनस c प्लस a प्लस x3 इंटू a इंटू c प्लस a माइनस a प्लस b। b b कैंसिल या c c कैंसिल, a a कैंसिल, मल्टीप्लाई करें, ये हो गया ab माइनस bc। नेक्स्ट में क्या आएगा bc माइनस ac, फिर ac माइनस ab, ac ac कैंसिल, bc bc कैंसिल, ab ab कैंसिल, कितना आया 0। एरिया 0 आ गया, मतलब पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। नेक्स्ट वन थर्ड, A11 B34 C5 minus 2 and D4 minus 7 in order are vertices of a quadrilateral, then find its area। तो इसका एरिया कैलकुलेट करें। ए बी सी डी ऑर्डर में वर्टाइसेस हैं क्वाड्रिलेटरल के, तो उस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताए क्या है। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनसे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है उसका एरिया कैलकुलेट करें। आदित्य 24 नहीं है बेटा, सही। कीर्ति 41/2, वेरी गुड, सही है। क्या होगा 1/2 टाइम्स, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे पहले x1 y1, अनुष्का झा सही है 41/2, 1 1 फर्स्ट, फिर सेकंड पॉइंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड पॉइंट, ये बताया ना अभी आपको, थर्ड फिर फोर्थ पॉइंट, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट पॉइंट, इसको मॉड, फिर इसको एक्सपेंड। 4 माइनस 3 कितना आएगा 1, यहाँ कितना आएगा -6 -20 -26 -35 प्लस 8 -27, 4 प्लस 7 11, कितना हुआ ये -41, -41 का मॉड क्या हो गया 41, 41/2, ये आंसर है। देखो यही तो लिखा है, आप कुछ और कर रहे हो पलक, फर्स्ट सेकंड, फिर सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फर्स्ट, और इसको a 1 into 4 minus 1 into 3, इसकी वैल्यू 3 into -2 minus 4 into 5, ये आ गया। बताइए आसान तो है,
कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ठीक है ना बेटा, आसान है क्वेश्चंस, और ध्यान से सभी कैलकुलेशन करिए। तो नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ेंगे हम लोग। और कोई डाउट है तो पूछिए।